लोग स्केल का वर्ड बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते हैं। सबको चाहिए 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर पर डे। लेकिन असली प्रॉब्लम जब आप 100-200 ऑर्डर का प्लान करते हैं, वहीं छोटी छोटी ऑनबोर्डिंग और लिस्टिंग के लूप होल्स आपके प्लान को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। रिटर्न्स बढ़ते हैं, ऑर्डर इश्यूज बढ़ते हैं, कैंसिलेशन बढ़ता है, डिलीवरी में डिले होता है, डिस्पैच में डिले होता है, और फ्लिपकार्ट का रैंकिंग इंजन तुम्हारी लिस्टिंग को बिल्कुल नीचे धकेल देता है। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण आपके फ्लिपकार्ट पे 5-6 से ज्यादा ऑर्डर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक बार रैंकिंग गिर गई, उसको वापस से ऊपर लेके आना एक बहुत ही बड़ी फाइट है। क्योंकि न्यू माइक्रो ऑप्टिमाइज सेलर्स तुम्हारा ट्रैफिक और मार्केट शेयर दोनों ही ले लेते हैं, और तुम सिर्फ देखते ही रह जाते हो। ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक हो तो तुम्हारी लिस्टिंग परमानेंटली नीचे ही रह जाएगी। और आज मैं आपको एक सिंपल 7 फाउंडेशन पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपने अकाउंट को ऑडिट कर सकते हैं। और ये 7 पॉइंट्स मैंने सभी करोड़ रुपए अर्न करने वाले सेलर्स के साथ नोटिस करी है, जिन्हें फिक्स करने से तुम्हें एक भी दिन ग्रोथ पुल बैक महसूस नहीं होगा और तुम आसानी से स्केल कर पाओगे। अगर तुमको सच में स्केल करना है, ग्रो करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बेसिक फिक्स तुम्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स में रियल रिजल्ट्स देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वाई फ्लिपकार्ट पे ही अपनी ऑनलाइन जर्नी सबसे पहले क्यों शुरू करें। फ्लिपकार्ट आज भी, चाहे कितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए हों, फ्लिपकार्ट आज भी सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट है, और यहाँ पे टायर 3 और टायर 4 के बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फ्लिपकार्ट इंडिया का सबसे पुराना प्लेटफॉर्म होने के कारण यहाँ पे ट्रस्ट लोगों को सबसे ज़्यादा मिल जाता है। लोग ट्रस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर किसी भी तरीके की शॉपिंग करते टाइम। अगर कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो कस्टमर इजीली वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकता है और अपने पैसे वापस मंगा सकता है। इस ट्रस्ट फैक्टर के कारण फ्लिपकार्ट पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू और प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट के पास खुद की लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है ई कार्ट के नाम से, जिसके कारण फ्लिपकार्ट फास्ट डिलीवरी कर पाता है और आपको रिटर्न में फेक ऑर्डर्स रिसीव बहुत ही कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो फ्लिपकार्ट उसके ऊपर क्लेम्स आपको प्रोवाइड कर देता है। फ्लिपकार्ट दोनों ही तरह के सेलर, वो चाहे जेनरिक सेलर हो या ब्रांडेड सेलर हो, दोनों ही तरह के सेलर के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे एड्स और प्रमोशन का सेक्शन अवेलेबल है, जिससे ब्रांड्स अगर एड रन करते हैं तो उनकी ब्रांड्स की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है और वो अपनी ब्रांडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वहीं जेनरिक सेलर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रमोशंस में अप्लाई कर सकते हैं, एड्स रन करके अपनी लिस्टिंग को ऊपर लेके आ सकते हैं, विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे रिपीट बायर्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण सेलर्स को कंपाउंडेड ग्रोथ मिल पाती है ईयर ओवर ईयर। कुल मिला के फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए एक ह्यूज पोटेंशियल होल्ड करता है, बस सेलर्स का फाउंडेशन सही होना जरूरी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे सेक्शन 2 पे, वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पैन कार्ड का नेम आपके बैंक अकाउंट के नेम से एकदम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर किसी भी तरीके के वर्ड्स के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, तो मेरा एग्जैक्ट नेम पैन कार्ड में और बैंक अकाउंट में दोनों में सेम होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक आधार कार्ड या फिर एक एड्रेस प्रूफ। थर्ड, आपको एक बैंक अकाउंट का एक कैंसिल चेक चाहिए होगा, जिसमें आप अपनी पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं किसी भी सेल्स से जो आपको मिलती है। कैंसिल चेक बेसिकली इस तरीके का दिखता है। फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आज के टाइम में लेना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं पता जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको एक पैन कार्ड चाहिए और आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। अगर आप खुद के घर पे रहते हैं तो आप एक कमरे का रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, जिसके नाम पे घर है। अगर आपके पापा के नाम पे घर है तो पापा आपके बिजनेस के लिए एक रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। नहीं तो आप किराए पे रहते हैं तो आपके किराए का रेंट एग्रीमेंट भी चल जाएगा। इसके अलावा आपको अपने लास्ट बिजली का बिल अटैच करना पड़ेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे और आपको आपका जीएसटी नंबर विद इन अ वीक मिल जाएगा। और जीएसटी नंबर सेटअप करने का बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होता है, 2-3 हज़ार रुपये। आप किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली में किसी भी अपने सीए फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं और वो आपका काम इजीली करवा देंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका जीएसटी नंबर क्रिएट करवा के दे देंगे।
जीएसटी नंबर बहुत ही सिंपल सी चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं बढ़ने वाला, बल्कि एक जीएसटी नंबर आपके बिजनेस को ज्यादा तेजी से ग्रो करवाएगा और आपके पैसे अल्टीमेटली वो बचाने ही वाला है। बिजनेस स्ट्रक्चर मतलब जीएसटी आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप की ले सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोसेस इजी, फास्ट और सस्ते में हो जाएगा। मैं आपको एक प्रो टिप और देना चाहूंगा, जब भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर रहे हो, तब मेक श्योर करें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन किया है और सारी चीजें क्लियरली विजिबल है। फ्लिपकार्ट किसी भी तरीके के ब्लर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए आप स्टार्टिंग में ही सारी चीजें क्रिस्प, क्लियर और शार्प रख के ही अपलोड करें, जिससे कि आपके अकाउंट पे रिजेक्शन या फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े आपको फर्स्ट स्टेज पे ही। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 3 पे, जिसपे हम एक्चुअल में फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने हमारी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस दोबारा से कुछ टाइम के लिए ओपन करी है और अभी भी उसमें कुछ स्लॉट्स खाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट करूंगा और आपके इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा और आपकी ई कॉमर्स जर्नी में आपका साथ दूंगा। सबसे पहले आपको seller.flipkart.com पे आ जाना है और स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपसे ईमेल नंबर और फोन नंबर मांगेगा। ये आपको एकदम फ्रेश ईमेल आईडी रखनी है और एक नया मोबाइल नंबर रखना है। फ्रेश ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको बहुत से ईमेल्स भेजने वाला है। किसी भी तरीके की ऑर्डर रिसीव होगा, जब भी वो ईमेल भेजेगा, रिटर्न्स के लिए ईमेल भेजेगा, रिफंड्स के लिए ईमेल भेजेगा, तो आप अपनी मेन ईमेल आईडी को खराब नहीं करना चाहेंगे फॉर दिस पर्पस। मोबाइल नंबर आप वो चूज करें जिस पे आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। फिर आपको अपनी बिजनेस की सभी डिटेल्स को फिल कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, जीएसटी डॉक्यूमेंट, बैंक की डिटेल्स, कैंसिल चेक। फिर आपको यहाँ पे पिकअप एंड रिटर्न एड्रेस डालना है। ये वो एड्रेस होगा जहां से आप चाहते हैं फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर्स को पिक करने के लिए आए। वो आपका घर भी हो सकता है, वो आपकी शॉप भी हो सकती है। फिर आप इसे सबमिट कर देंगे और फिर फ्लिपकार्ट 24 to 72 आवर्स लेगा आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करने में। मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड, जीएसटी, बैंक डिटेल्स सब में आपका नेम सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर नेम सेम नहीं होगा तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आ जाता है हम हमारे सेक्शन नंबर 4 पर, वो है डैशबोर्ड सेटअप। डैशबोर्ड सेटअप करते टाइम सबसे पहले आपको अपनी पेमेंट्स को ऐड करना है। उसके लिए आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं और कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको अपना प्राइमरी पिकअप एंड रिटर्न एड्रेस सेट करना है। जो आपने पहले सेट किया था आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपने उस समय गलत किया था तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर आपको अपना सेलर का डिस्प्ले नेम चूज करना है कि आप किस नेम से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलर का नेम लिखा हुआ आता है। वैसे ही आप अपने ब्रांड नेम को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक नया सेलर नेम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि आपसे कोई भी ऑर्डर मिस ना हो और आप टाइमली सभी ऑर्डर्स को डिस्पैच कर पाएं। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले ये सारी बेसिक चीजें होने के बाद आप सभी सेक्शंस को एक्सप्लोर करें, जैसे लिस्टिंग सेक्शन, ऑर्डर सेक्शन, पेमेंट सेक्शन, ग्रोथ एंड एनालिटिक्स सेक्शन। इन सभी को अपनी तरह से एक बार एक्सप्लोर करें, देखें सभी जगहों पे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन बेसिक चीजों के साथ आपका डैशबोर्ड सेटअप हो चुका है। अब आप रेडी हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, जो है आपकी फर्स्ट लिस्टिंग करना, जो कि एक सेलर की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हम इस वाले वीडियो में कैटेगरी सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएंगी। तो लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे टाइटल फॉर्मेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है ब्रांड नेम प्लस प्रोडक्ट टाइप प्लस की एट्रीब्यूट्स। एग्जांपल के लिए स्ट्रीट वेयर मेंस कॉटन ओवरसाइज टी शर्ट इन ब्लैक कलर। इसमें हमने ब्रांड नेम भी बता दिया, वो प्रोडक्ट किसके लिए है वो भी बता दिया, प्रोडक्ट क्या है वो भी बता दिया, प्रोडक्ट का कलर भी बता दिया। हमने हमारे टाइटल में सभी डिटेल्स बता दी जो एक सेलर को चाहिए होती है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम।
फिर आपको फ्लिपकार्ट जो जो चीज़ें पूछता है उन आपको वो सारी डिटेल्स फिल करना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स को फिल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी बढ़ेगी, और लिस्टिंग की क्वालिटी बढ़ेगी तो फ्लिपकार्ट आपकी लिस्टिंग की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। इसीलिए हमें किसी भी एट्रीब्यूट्स को, किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ना है। हर जगह कीवर्ड्स और डिटेल्स फिल करनी है। आपको सभी तरह के कलर, साइज, मटेरियल, टेक्सचर, प्रिंट, मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है, क्या है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको सब फिल करना है। और ये ऑप्शंस हर कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी कैटेगरी में आपको ज़्यादा डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी और किसी कैटेगरी में आपको कम डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक स्मार्ट इंजन है तो उसने हर कैटेगरी के हिसाब से लिस्टिंग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। फिर आपको अपने प्रोडक्ट की क्लीन 4 to 5 इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी इमेजेस डालेंगे तो आपके प्रोडक्ट पे क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होगा। मतलब 100 लोगों में से कितने लोग आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। एक अच्छा क्लिक थ्रू रेट वाला प्रोडक्ट वो होता है जिसके एटलीस्ट 1 to 4% क्लिक थ्रू रेट आ रहे हैं। अगर उसके 1 to 4% क्लिक थ्रू रेट आ रहे हैं, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट पे अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, अट्रैक्टिव इमेजेस जो लोगों को एम्फसाइज करे प्रोडक्ट पे क्लिक करने के लिए, वो एक अच्छी इमेजेस होती है। आपको क्रिस्प, क्लियर और ब्यूटीफुल इमेजेस अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा जभी आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगी। फ्लिपकार्ट भी उन्हीं प्रोडक्ट को पुश करता है जिनके ऊपर ज़्यादा सेल्स आती है। फिर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करनी है, जैसे एमआरपी और सेलिंग प्राइस। एमआरपी आप कितनी भी हाई रख सकते हैं, पर सेलिंग प्राइस वो है जिस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सेल होगा, कस्टमर को विजिबल होगा। उस प्राइस पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला है, वो होती है सेलिंग प्राइस। और एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो आप प्रोडक्ट्स पे देखते होंगे काट के लिखा हुआ आता है, वो काटा हुआ जो प्राइस होती है वो एक एमआरपी होती है। प्राइस सेट करते टाइम आपको प्रमोशंस और एड्स का बफर जोड़ के चलना है अपने मार्जिन्स के अलावा, जिससे कि आप भविष्य में डिस्काउंट्स दे पाएं अपने कस्टमर को और एड्स रन कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, 50 रुपए आप चाहते हैं कि आप अर्न करें उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको 100 रुपए मार्जिन ऐड करना है। 50 रुपए आपका मार्जिन और 50 रुपए डिस्काउंट और एड्स के नाम का। इस तरीके से आपको प्राइसिंग सेट करनी है। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट पे इन्वेंट्री मेंटेन रखनी है, स्टॉक मेंटेन रखना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट लो इन्वेंट्री वाले प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं देता है। भले ही आपके पास थोड़ी कम इन्वेंट्री हो, आप हमेशा इन्वेंट्री ज़्यादा फिल करके रखें फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ आ जाता है हमारे सेक्शन नंबर 6 पर, जो है ऑर्डर्स एंड पेमेंट फ्लो। जब आप ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर्स जो भी आपको रिसीव हुए वो मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको उन ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है और उन्हें रेडी टू शिप पे क्लिक करना है। रेडी टू शिप करने के बाद आप अपने लेबल्स को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग के लेवल में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी भी तरीके का प्रिंटर खरीदें, क्योंकि प्रिंटर एक 12-13,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है जो आप बाद में भी करेंगे तो चलेगा। आप अपने ऑर्डर्स को निकालने के बाद आप किसी भी पड़ोसी साइबर कैफे या फोटोकॉपी की दुकान से उन लेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं पेपर पे और उसे अपने पैकेजिंग पे पेस्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में थर्मल लेबल की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग स्टेज में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फ्लिपकार्ट से ही, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से ही पैकेजिंग परचेज करें, जिससे कि कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो, फ्लिपकार्ट को भी एक ट्रिगर मिले कि आप सारे काम प्रॉपरली कर रहे हैं। एक बार आपका ऑर्डर पैक हो जाए फिर आपको मार्क आरटीडी पे क्लिक करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लोग मिस कर देते हैं, जिसके कारण उनके अकाउंट खराब हो जाता है, उनके आरटीडी ब्रीचेस इंक्रीज हो जाते हैं। आरटीडी मतलब है रेडी टू डिस्पैच। जब आप एक बार अपना प्रोडक्ट को पैक कर लेंगे फिर आपको आरटीडी पे क्लिक करना है, जिससे कि फ्लिपकार्ट के कुरियर पार्टनर को पता चल पाए कि अब आपका प्रोडक्ट रेडी है पिकअप होने के लिए। आप आरटीडी पे क्लिक करेंगे, फिर आपको जो फ्लिपकार्ट ने टाइम स्लॉट दिया है उस टाइम स्लॉट पे फ्लिपकार्ट आएगा और आपका ऑर्डर पिक करके ले जाएगा। फिर फ्लिपकार्ट का कुरियर पार्टनर ऑटोमेटिकली सारी चीजें मैनेज करने वाला है। आपका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए अपलोड हो जाती है। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होने के बाद पेमेंट में आपको 7 to 15 डेज लगेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट की पेमेंट साइकिल 7 to 15 डेज की है।
जैसे जैसे आपका सेलर टायर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पेमेंट साइकिल का टाइम भी रिड्यूस होता चला जाएगा। सेलर टायर के ऊपर हम आगे आने वाले वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिडक्शन के बारे में। फ्लिपकार्ट किस किस तरीके की डिडक्शन करता है आपके सेलिंग प्राइस के ऊपर। सबसे पहले फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन फी और फिक्स्ड फी चार्ज करेगा, उसके बाद उसमें से शिपिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। मान लेते हैं कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है 350 रुपए के ऊपर, तो ये कमीशन फी, फिक्स्ड फी और डिलीवरी कॉस्ट मिला जुला के आपको 100 रुपए आपको कम मिलने वाले हैं। मतलब 350 रुपए का जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसमें से आपको 250 रुपए ही बैंक सेटलमेंट मिलने वाला है। ये फिक्स्ड फी, कमीशन फी और शिपिंग फी रिड्यूस हो सकते हैं आपके सेलर टायर इंक्रीज होने पर, जिसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करने वाले हैं। मैं आपको इसमें एक प्रो टिप देना चाहूंगा। आपके बिजनेस का कैश फ्लो डिपेंड करता है कि आपके कितने कम रिटर्न्स आ रहे हैं। और कम रिटर्न्स जब भी आते हैं जब आप एक कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेंड करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट सेंड करते हैं, अच्छी पैकेजिंग में सेंड करते हैं और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7 पे, जो है कॉमन ऑनबोर्डिंग मिस्टेक्स। ऐसी गलतियां जो आमतौर पर सेलर्स करते ही रहते हैं और इग्नोर भी करते रहते हैं कि हमने तो वो गलती की ही नहीं है। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक जो सेलर्स करते हैं वो है रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्शन। मतलब आप सेल करते हैं अंडरगारमेंट्स और आपने सेलेक्ट कर लिया क्लोथिंग कैटेगरी और आपने अंडरगारमेंट्स वाली कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करी। आप सेल करते हैं ज्वेलरी और आपने सेलेक्ट कर ली होम एंड किचन वाली कैटेगरी। अगर आप गलत कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तो आपको 0 इंप्रेशंस मिलने वाले हैं और 0 इंप्रेशंस मतलब 0 सेल्स। सेकेंड सबसे बड़ी गलती जो सेलर्स करते हैं वो है एट्रीब्यूट्स फिल नहीं करते। जैसा मैंने आपको पहले बताया, लिस्टिंग करते टाइम आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी फिल करने हैं। जो भी चीजें फ्लिपकार्ट पूछ रहा है वो आपको फिल करनी है। अगर आपको नहीं पता आपके प्रोडक्ट के बारे में वो डिटेल्स, तो आपको वो इंफॉर्मेशन पहले गैदर करनी है, उसके बाद फिल करनी है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके लिस्टिंग की रैंकिंग को ऊपर पहुंचाने में। थर्ड, बैड क्वालिटी इमेज। आपको हाई क्वालिटी की शार्प इमेजेस अपलोड करनी है, क्योंकि बैड क्वालिटी इमेजेस कभी परफॉर्म नहीं करती है। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो आपकी इमेजेस खरीदता है। वो उस प्रोडक्ट को खरीद ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको आपकी इमेजेस पसंद आई है। अगर इमेजेस ही अच्छी नहीं होंगी तो सेल्स कैसे मिलेगी। फोर्थ, मिसमैच डॉक्यूमेंट। सेलर्स कई बार डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में नेम गलत होता है, अकाउंट नंबर गलत हो सकता है। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होने के कारण सेलर का पेमेंट अटक सकता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम किसी भी तरीके की गलती ना करें। फिफ्थ, सेलर कैंसिलेशन। ये तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। आपके ऑर्डर्स नहीं आए एक हफ्ते तक और अचानक से एक दिन आपके ऑर्डर आ गए 2-3, आपने ध्यान नहीं दिया, आपका आरटीडी ब्रीच हो गई और आपके ऊपर सेलर कैंसिलेशन लग गया। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये गलती वो गलती है जिसको आप कभी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करनी है और आपको हमेशा टाइमली डिस्पैच करना है। इसलिए आपको पुश नोटिफिकेशन भी ऑन रखना है, एसएमएस का और ईमेल का। जैसे ही ऑर्डर आता है आपको तुरंत उसे डिस्पैच करना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बेसिक चीज की डिमांड करता है सेलर से, वो है ऑन टाइम डिलीवरी। और अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, अपने एंड से ऑन टाइम डिस्पैच नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट का नाम खराब होता है कस्टमर के नजरिए में और फ्लिपकार्ट उसके लिए सेलर्स को पनिश करता है। 6 पॉइंट, ओवर प्राइसिंग। कई सेलर्स बहुत ही महंगा प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसे बहुत ही महंगे प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं, या फिर वो सस्ता प्रोडक्ट भी लेके आते हैं तो सोचते हैं कि मैं एक ही सेल से अपने सारे मार्जिन निकाल लूं। किसी भी सेलर को 20, 25, 30% से ज्यादा मार्जिन नहीं ऐड करना चाहिए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते टाइम, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है और प्राइस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अपने कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी होती है और अगर आप उस प्राइसिंग पे नहीं सेल कर सकते तो आपको दोबारा प्रोडक्ट रिसर्च करने की ज़रूरत है या फिर एक नया होलसेलर ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको सस्ती प्राइसिंग में उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा पाए। क्योंकि अगर ओवर प्राइसिंग होगी तो आपको विजिबिलिटी कम मिलेगी, आपके क्लिक थ्रू रेट कम होंगे और आपके ऑर्डर कन्वर्जन रेट भी कम होंगे।
तो चलो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन से चेक पॉइंट है जो आपको चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले आपके पास सारे करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब में नाम और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फिर आपके पास जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर आपको अपनी फर्स्ट लिस्टिंग करनी है, एट्रीब्यूट सारे फुलफिल करने हैं, प्राइस कंपैटिटिव रखनी है, स्टॉक मेंटेन रखना है और फोटोज क्लीन, क्रिस्प और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके 6 मंथ्स में ऑर्गेनिक ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी। आप इजीली 50 to 100 ऑर्डर्स पर डे पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। हमने हाल ही में अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस प्लस कोचिंग सर्विस स्टार्ट करी है। इसके अलावा हम आपको फ्लिपकार्ट 1-on-1 ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट को डायरेक्टली मुझसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन जरूर से दबाएं और इस वीडियो पे जैसे ही 100 कमेंट्स हो जाएंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए पब्लिश कर दूंगा।